तीसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है मतदाताओं से कि अपने मत का प्रयोग करें। तो तीसरे चरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। तो प्रधानमंत्री का ये आह्वान दीपिका देखिए सामने आ गया है, क्योंकि 2 चरणों के वोटिंग परसेंटेज सामने आए थे जो कि कम है, और इस बार तीसरे चरण के आगाज के साथ ही प्रधानमंत्री ने अपील कर दी है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के थर्ड फेज में आपको बता दें कि आज 11 राज्यों और 93 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें 10 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके साथ ही आज सुबह यानी 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं मतदाताओं से कि वो अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि देखिए पहले और दूसरे फेज की जो वोटिंग थी उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत कम देखने को मिला था। उसके बाद अब लगातार जो दिग्गज हैं वो मतदाताओं से अपील करते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ये फेज काफी खास हो जाता है। 2 चरणों के बाद भी तीसरा चरण काफी खास, और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड मतदान की अपील भी मतदाताओं से की है, और मतदान करने के लिए मतदाता वोटिंग स्थल पर पहुंचते हुए नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें बेहद ही खास। लोकतंत्र का ये बड़ा महापर्व और तीसरे चरण की बारी है, और 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान की प्रक्रिया के लिए मतदाता कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और किस तरीके से जागरूक है मतदाता, ये अब से कुछ ही देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, ये तीसरा चरण बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 93 सीटों पर यह महामुकाबला है जो कि खास होने वाला है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिनमें से 2 सीटें महज समाजवादी पार्टी के पास हैं। 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है, क्योंकि समीकरण बदले हैं, प्रत्याशियों के नाम बदले हैं। 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर चेहरे बदल दिए हैं, और 4 सीटों पर जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनको रिपीट किया गया है। तो ऐसे में ये जो मुकाबला है और ज्यादा दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, और ऐसे में नेक टू नेक फाइट भी देखने को उत्तर प्रदेश में मिलेगी समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। लेकिन इसी के साथ बीएसपी जो है वो कहीं ना कहीं सेंधमारी करती हुई वोट में नजर आएगी, और इसका फायदा किसको मिलता है ये भी जानेंगे जानकारों से। और दीपिका देखिए, आज उत्तर प्रदेश तो महत्वपूर्ण है ही, इसी के साथ क्योंकि महत्वपूर्ण राज्य गुजरात की बात कर रहे हैं, तो गुजरात में 25 सीटों पर, क्योंकि सूरत पर निर्विरोध जीते जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, इसलिए 25 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। गांधीनगर की अगर बात कर ले तो गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में हैं। तो वही महाराष्ट्र अगर चल रहे दीपिका, तो महाराष्ट्र में किस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई है, अजीत पवार वर्सेज शरद पवार नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार ये तीसरा फेज है, और तीसरे फेज की वोटिंग की बात करें तो वोटिंग के लिए सभी जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए, हमारे साथ हाथरस से हमारे संवाददाता प्रतीक वासने भी जुड़ चुके हैं, उनका भी जरा रुख करना चाहेंगे कि किस तरीके की तस्वीरें हाथरस में देखने को मिल रही है। प्रतीक, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए तीसरे चरण का ये चुनाव है, मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप वहां पर? जैसा कि मैं आपको देखने को मिल, जैसे ही सुबह के 7 बजे यहाँ भीड़ लंबी कतारें चालू हो गई हैं। 19,30,297 मतदाता अपने प्रत्याशी को वोट देकर चुनेंगे। आज प्रत्याशी की किस्मत का खोलेंगे ताला। पता चले जैसे सन 1991 से लेके और 2024 तक यहाँ हाथरस में केवल बीजेपी का दावा रहा है। इसके अलावा कोई भी अन्य पार्टी हाथरस में अपना नहीं बना पाई अस्तित्व। वहीं आपको मैं बता दूं कि यानी अगर 2024 में अगर हर चुनावों में बसपा आगे रहती थी, वहीं समाजवादी पार्टी इस बार आगे आने को दिख रही है। बसपा प्रत्याशी जो थे उन्होंने ना कहीं प्रचार किया ना ही कुछ किया, लेकिन सेकंड नंबर पर जो चल रही है वो सपा की आने की पूरी उम्मीद चल रही है। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से प्रतीक वहां पर अनूप जी मैदान में हैं, और एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माने जाते हैं। तो क्या उनका वहां पर दबदबा देखने को मिल रहा है, या फिर मुद्दों की लहर वहां पर चल रही है? जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे अनूप वाल्मीकि बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन वहीं हाथरस सीट सुरक्षित सीट में मानी जाती है। वहीं हाथरस सीट पे लगातार 1991 से लेकर और 2024 तक
बीजेपी का कब्जा रहा है। सन 2009 में जब रावत और बीजेपी का गठबंधन था तो भी सारिका सिंह बघेल यहाँ से प्रत्याशी चुनी गई थी। लगातार यहाँ अगर किसी और अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ बीजेपी का किला कोई भेद नहीं पा रहा है जी। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से आपने बताया है प्रदीप की लगातार जो है वहां पर बीजेपी पार्टी का दबदबा देखने को मिला है, जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने भी यहां पर जिक्र किया, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कितनी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जैसा कि मैं आपसे बात करूं कि 2019 में जो भाजपा को वोट 6,70,000 कुछ वोट थे, जिसके पिछली बार जीत 2019 जीत हुई थी वो 2.5 से ऊपर जीत हुई थी। लेकिन इस बार भी लगता है कि ऐसे ही 2.5 लाख या 3 लाख के आसपास जीत भाजपा की प्रत्याशी की होनी चाहिए। बिल्कुल प्रदीप, और देखिए क्योंकि आप मतदान स्थल पर भी हैं, क्या तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं? क्योंकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 7 बजने के साथ, क्या तस्वीरें हैं? कतारें हैं कि नहीं? मतदाता कितने जागरूक है? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सुबह के 7 बजते ही मतदाता जागरूक हो गए और यहाँ लंबी कतारें चालू हो गई। जैसे हौले हौले धूप का पारा चढ़ता है, जब मालूम पड़ती है कि कितनी पब्लिक आती है और कितना माहौल थमता है जी। साथ ही साथ प्रदीप, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आप मतदान स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए दर्शकों को, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? दिखा रहा हूँ जी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कि मतदाता कितने देखने हैं। आप देख सकते हैं कतारें लग रही हैं, यहाँ 9 बूथ हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे मतदाता अपने अपने वोट के लिए आ चुके हैं। सुबह पहला वोट डालने के लिए यही है कि पहला वोट बिल्कुल, देखिए तस्वीरें ये खास हैं क्योंकि देखिए ये जो चहल पहल आप देख रहे हैं सुबह होने के साथ ही लोकतंत्र के बड़े महापर्व की हैं, और ये कतार भी आप देख रहे हैं, वहां पर कई मतदाता भी हैं। कोशिश कीजिए प्रतीक, अगर आप उनसे बातचीत कर पाए, आखिर किन मुद्दों के साथ वो मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं? आप जो लोकसभा के चुनाव दे रहे हैं, किन किन मुद्दों मजदूर वर्ग के लिए उनके लिए सुविधाएं, जो अनेक सुविधा दी जाती है, हाँ जी। फील्ड में देखिए जितने अच्छा लगा सब सही है। क्या नाम है आपका? मोहन जी, आप किस किस मुद्दों पे चुनाव में वोट देंगे? तो सर जो मुद्दे वो दे रहे कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में ध्यान दें, और बच्चों की पढ़ाई हो ही नहीं रही है। जहाँ पर सभी लोग सरकारी स्कूल में तो कोई देखभाल ही नहीं है। जी, आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ के सभी जनता ने बोला कि पढ़ाई पे, रोजगार पर मुद्दे पे वोट देंगे। जी बिल्कुल, देखिए प्रतीक, आपने तस्वीरें दिखाई, मतदाताओं से आपने बातचीत की, इसके साथ ही हमारे साथ फिरोजाबाद से भी धर्मेंद्र कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख करना चाहेंगे। धर्मेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? फिरोजाबाद की बात करें, क्योंकि देखिए मतदान शुरू हो चुका है 7 बजते ही। जी, मैं बता दूं कि सुबह होते ही यहाँ पर हलचल शुरू हो गई थी। लगभग 6 बजे से ही लोगों का आवागमन स्टार्ट हुआ था। जिस तरह से मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम ऐसी लाइन जहाँ नजर आ रही हैं, उससे पहले भी तमाम ऐसे यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा पिंक बूथ बनाए गए हैं। जिस तरह से मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ वो भी पिंक बूथ है, और अभी नगर निगम में गया था, वहाँ भी एक पिंक बूथ बनाया गया है। तो जिस तरह से गर्मी को देखते हुए राहत देने के लिए मतदाताओं को इस तरह से पिंक बूथ बनाकर यहाँ सुबह से ही लोगों का आवागमन स्टार्ट हुआ, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है और गर्मी अधिक होने के कारण वो सुबह से ज्यादा संख्या में जितने मत यहाँ पड़ सकते हैं वो डालने की प्रशासन कोशिश करा रहा है। जी बिल्कुल, और धर्मेंद्र देखिए क्योंकि इस बार एक नई कोशिश की गई है, क्योंकि पिछले बार के 2 चरण को देखते हुए गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, तो ORS का बताया जा रहा है कि इंतजाम बूथों पर किया गया है। तो क्या ऐसी तस्वीर फिरोजाबाद में देखने को मिल रही है कि नहीं? जी जरूर, ऐसी तस्वीरें हैं, क्योंकि जहाँ पर ऐसे पिंक बूथ बनाए गए हैं और जहाँ पर लगता है कि बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल बूथ है, जहाँ पर परेशानी आ सकती है, इसलिए वहाँ डॉक्टरों की टीम भी बिठा ली गई है और ये सारी सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराई गई।
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार जो है चुनाव आयोग भी पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज फर्स्ट और सेकंड फेज में डाउन हुआ था उसको तीसरे चरण में बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आपने पिंक बूथ की बात की अभी धर्मेंद्र, वहां पर महिलाएं पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, निरंतर महिलाएं, देखिए मेरे पीछे भी तमाम महिलाएं ऐसी हैं, जा रही हैं, आ रही हैं। और बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए आपके पास लौटते हैं, लेकिन इस बीच तस्वीरें थोड़ा सा बयां कर दे अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि गुजरात की 25 सीटों पर मतदान, लेकिन गांधीनगर सीट से मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह मैदान में, और देखिए वो पहुंचे हुए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए और लोगों से वो मुखातिब हो रहे हैं, यानी कि उनके प्रशंसक देखिए आज भी उनके लिए चीयर अप कर रहे हैं, उनको बूस्टअप कर रहे हैं, और इसी के चलते गृह मंत्री अमित शाह मतदान स्थल पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज वो अपने मत का प्रयोग करते हैं, और गांधीनगर सीट बेहद ही दिलचस्प है। हालांकि क्लीन स्वीप का लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में दावा कर रही है, क्योंकि गुजरात एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल रहा है वो बेहद ही ज्यादा सुर्खियों में रहा है, और उसका फायदा सीटों में भी मिलता है। 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और ऐसे में इस बार 25 सीटों पर आज मुकाबला है गुजरात में। तो सीधी तस्वीरें धर्मेंद्र, देखिए आप तस्वीरें बता रहे थे कि वहां पर काफी ज्यादा तैयारी हो रही है, लेकिन अगर बात फिरोजाबाद की करें तो अक्षय यादव देखिए मैदान में हैं, और क्या 2014 की जीत वो दोहरा पाएंगे? धर्मेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? वो एक्चुअल में 2014 में जिस तरह से हार हुई उनके चाचा की वजह से, वो 2019 में हारे थे, और उसके बाद में जीत जो हुई उनकी, उससे पहले पूर्व में जीत हुई रही है उनकी। और जिस तरह से यहाँ मैंने जिस तरह से बताया है कि यहाँ बाहुल क्षेत्र है, यहाँ तो बाहुल क्षेत्र है, बाहुल क्षेत्र के हिसाब से जो अभी मतदान जो हो रहा है उससे पहले का जो समीकरण रहा है कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ भाजपा से नजर आया, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उसको भी वहां पर भी मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी बड़ी भारी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। इस बार भाजपा के जो प्रत्याशी रहे हैं ठाकुर विश्वदीप सिंह, क्योंकि पूर्व में भी उनकी दादी सांसद रही हैं यहाँ की, और जिस तरह से देखा है तो वो भी राजनीतिक कैरियर में काफी अपनी अभिरुचि रखते हैं और तमाम लोगों से वो मिलते भी रहते हैं। जिस तरह से देखा जाए तो भाजपा को भी हल्के हाथ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस समय जो मोदी की जो लहर चल रही है उसमें भी आदमी अभी, क्योंकि यहाँ जो भी वोट होता है वो हिंदू मुस्लिम के हिसाब से होता है, तो जहाँ तक है वोट जो है वोट बैंक है। अब जिस तरह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्रिटिकल जो यहाँ बूथ जो बना हुआ है वो वैश्य समाज के तमाम, ये पॉश इलाका है, यहाँ पर तमाम लोग ऐसे आते हैं जो वीआईपीज भी आते हैं यहाँ पर वोट डालते हैं। तो जिस तरह से देखा जाए कि इस बार जिला प्रशासन की तरफ से जो तैयारी की गई है कि सुबह समथिंग 6 बजे से ही आवागमन शुरू हुआ उनका, और अधिकतर ज्यादा से ज्यादा मत परसेंटेज बढ़ाने के लिए सुबह का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम ऐसे जो दिव्यांग भी यहाँ पर आएंगे जिनके व्हील चेयर की भी व्यवस्था की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा धर्मेंद्र आपने, जिस तरीके से नेट टू नेट फाइट इस बार देखने को मिल रही है। फिरोजाबाद की बात करें तो वहीं हाथरस से हमारे साथ प्रतीक वासने जुड़े हुए हैं, उनका फिर से रुख करना चाहेंगे। प्रतीक, क्योंकि देखिए 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, 7:17 का कुछ समय हो चुका है, अब कितनी कतारें देखने को मिल रही है, क्या कुछ वहां की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? जरा ताजा तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए। ठीक है, जैसा कि आप कह रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पब्लिक आ रही है, वोट डालने के लिए आ रही है और जा रही है। सुबह 7:17 हो गए हैं, लेकिन यहाँ कतारें नहीं टूट रही हैं अभी। जैसे मतदाता अपने जागरूक हो रहे हैं, सबसे पहले वोट, उसके बाद जलपान का वो नियम अपना रहे हैं। वहीं हाथरस की बात करें तो 2 हाथरस जिले की 3 विधानसभा में और 2 अलीगढ़ की विधानसभा है जो छर्रा पे गिलास है। जो हाथरस की 3 विधानसभा है, हाथरस जिला प्रशासन कमान संभाले हुआ है, वहीं अलीगढ़ प्रशासन 2 विधानसभाओं पे कमान संभाले हुआ है। जैसे कि मैं आपको बात करूं, जैसे आपकी जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मतदाताओं की लाइन बढ़ती चल रही है, और हो सकता है कि हाथरस में इस बार अच्छे परसेंटेज की वोटिंग जाएगी। जी बिल्कुल, और देखिए प्रतीक, जिस तरीके से आप उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, बीजेपी मैदान में है, बीएसपी भी मैदान में है, तो ऐसे में ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है ये कितना ज्यादा दिलचस्प हो रहा है, और कितने वोट जो है छिटक रहे हैं और छिटक के कहां जाते हुए नजर आ रहे हैं? मैंने जैसे अभी आपको बताया था, सन 1991 से और 2024 तक हाथरस की सीट पे केवल यहाँ ना बसपा आई ना बसपा आई, केवल समाजवादी पार्टी और बसपा यहाँ हाथरस की सीट से बहुत दूर है। जैसा कि बात करूं, जब वो 10 साल पहले से
केंद्रीय सरकार में बीजेपी सरकार नहीं थी, उससे पहले से आतस सीट में बीजेपी का कब्जा रहा है। आतस की बीजेपी के किले को कोई भी बसपा या समाजवादी पार्टी अभी तक नहीं छेद पाई है। जी बिल्कुल प्रतीक, चलिए इसी बीच हमारे साथ विदिशा से भी हमारे संवाददाता गुड्डू केरार जुड़ चुके हैं, उनका एक बार रुख करना चाहेंगे। गुड्डू, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है मतदान स्थल पर, मतदाता किस तरीके से पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, सुबह का वक्त है। देखिए समय से पहले ही लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान करने के लिए पहुंच गए थे और अब मतदान जो चालू हो गया है तो लोग मतदान कर रहे हैं, लोकतंत्र की वोटिंग में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। और देखा जाए तो इसमें युवा वर्ग जो है बड़े उत्साह से पहुंचा है पहले बड़ी संख्या में, और यहाँ पर मतलब मुझे उम्मीद है कि बढ़िया वोटिंग परसेंटेज रहेगा विदिशा में। बिल्कुल गुड्डू, देखिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीट पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से मैदान में हैं और ऐसे में ये जो मुकाबला है कितना दिलचस्प है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है इस सीट पर, लेकिन इस बार क्या गूंज आप सुन रहे हैं? मोदी लहर है या जिस तरीके से लाडली बहन योजना का जिक्र होता आया है तो मामा को लोग पसंद कर रहे हैं, क्या फिलहाल आप फिजा देख रहे हैं वहां की? देखिए बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है विदिशा की। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और पूर्व सांसद प्रताप बानू शर्मा प्रत्याशी है और दोनों का ही इस क्षेत्र में दबदबा रहा है और दोनों का गृह क्षेत्र माना जाता है। और लाडली बहना को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और ये तो अब समय आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किसके पक्ष में मतदान ज्यादा हुआ। बिल्कुल गुड्डू, जिस तरीके से आपने बताया कि हाई प्रोफाइल सीट विदिशा मानी जा रही है, अब ऐसे में मुद्दे क्या कुछ है वहां पर प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए तो? मुख्य मुद्दा तो यहाँ पर रोजगार है। रोजगार के लिए लोग परेशान होते हैं, दूसरे शहरों में रोजगार के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर रोजगार नहीं है। मेन मुख्य तो रोजगार ही है। बिल्कुल, देखिए मुख्य मुद्दा रोजगार है, लेकिन इस दौरान मतदाता विकास को कितनी अहमियत देते हैं, रोजगार के मुद्दे पर कितने युवा जागरूक नजर आते हैं, ये देखना होगा। ठीक है गुड्डू, आप बने रहिए विदिशा से हमारे साथ लगातार। धर्मेंद्र कुमार हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आपके पास आती हूँ क्योंकि फिरोजाबाद भी हाई प्रोफाइल सीट इसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीएसपी भी लगातार मैदान में डटी हुई है और साथ ही साथ क्योंकि समाजवादी पार्टी एक अलायंस के साथ भी जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में, क्या उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव इस सीट पर? ये तो माना जाए कि महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव और उनके परिवार के उनके चाचा के बेटे यहाँ से लड़ रहे हैं। जी। और ये हर बार ही महत्वपूर्ण सीट होती है और जिस तरह से देखा जाए तो महत्वपूर्ण भाजपा के लिए भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार के तुलना में देखा जाए कि मोदी लहर के हिसाब से मान लीजिए सांसद यहाँ से चुने गए थे, चुनने के बाद में भी अब महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि दोबारा से वो सीट पर कब्जा कर पाए। वैसे अभी तो देखा जा रहा है कि बात की जाए बसपा की, तो बसपा कैंडिडेट कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई, मतों में बढ़त होने के हिसाब से उसको खड़ा किया गया है और ऐसा लगता है भाजपा को कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आने वाले समय में उनको मिलने वाला है, क्योंकि जो चौधरी बशीर को खड़ा किया गया है वो एक आगरा से रहते हैं और आगरा से ही आते हैं और अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं। जिस तरह से वोट जो काटेंगे वो उतना ही, जितना वोट काटेंगे उतना ही भाजपा को शायद फायदा हो सकता है। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार फिरोजाबाद सीट की बात करें तो काफी अहम सीट ये मानी जा सकती है। साथ ही साथ हाथरस से प्रतीक वासने हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ जाना चाहेंगे। प्रतीक, अब क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि वोटिंग स्थल पर मतदाता पहुंच रहे हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वोटर्स के लिए वहां पर मुख्य तौर पर देखा जाए तो? जैसे मैं आपको बता दूं, जब दोनों को लगाई गई है, हर दोनों की कतार है जो अलग अलग चल रही है। नहीं आपको मैं बता दूं, पुलिस कर्मियों के बीच में ये मतदान हो रहा है अतक जिले का। और जो अलीगढ़ जिले की बात करें, यहाँ अलीगढ़ जिले में तो हमारी विधानसभा लगती है, वहाँ अलग तैनात है। ये आपको बता दूं कि आप बड़े इस वक्त बिल्कुल समय 7:25 हो गया। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता हाजी खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बदायूं से हमारे संवाददाता हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हाजी, आपके पास आते हैं, मतदान की प्रक्रिया कैसे चल रही है? बदायूं भी हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, समाजवादी पार्टी के परिवार वहां से है, ऐसे में कैसा मुकाबला, कैसी तस्वीरें फिलहाल?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से बदायूं की हाई प्रोफाइल ये जो सीट जो बन चुकी है और वहीं शिवपाल यादव के पुत्र हैं और वहीं हाल ही में पुलिस ने उनको नोटिस देकर बदायूं जिले से शिवपाल यादव को बाहर कर दिया। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा घमासान ये मचा हुआ है और जिस तरीके से देखा जाए काफी ज्यादा उत्साह है। अगर मैं बदायूं सीट की बात करूं तो बदायूं सीट पे भाजपा से दुर्विजय सिंह शाक्य हैं और शिवपाल यादव के पुत्र समाजवादी पार्टी से आदित्य यादव वहां से भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम समाज वोटों को ये वोटरों की और वहीं यादव समाज वोट की तो वो ये दोनों वोट जो हैं वो समाजवादी के पाले में ये जाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर अन्य वोट की अगर बात की जाए तो वोट जो है वो भी ये कहीं ना कहीं समाजवादी के पाले में ये जाता हुआ नजर आ रहा है और वहीं भाजपा से ये नाराज है। सुबह से ही यहाँ पर लगातार बदायूं में ये मतदान जारी है और वहीं शांतिपूर्वक मतदान कराने को लेकर भारी पुलिस बल यहाँ पर मौके पे मौजूद है। जी क्योंकि देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं, मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। वैसे में देखिए जो सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है तीसरे चरण को लेकर, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, गुजरात की बात हो और जो राज्य है उन सभी की बात हो, सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। नियाज़ी आपके पास फिर से आना चाहूंगी क्योंकि देखिए लगातार जो है बात यहाँ पर हो रही है। अब ऐसे में बदायूं में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं वोटर्स के लिए, वो जरा आप दिखाइए। जी वोटरों के लिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर यह से बचने के लिए यहाँ पर ये लगाया ये प्रांगण में ये प्रबंध लगाया गया है और यहाँ पर देखा जाए काफी अच्छी है। पानी की भी यहाँ पर व्यवस्था भी पूरी तरीके से कर दी गई है। अगर मैं बात करूँ तो बदायूं की अगर चुनाव की तो चुनाव को लेकर के निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर शांतिपूर्वक ये चुनाव कराने को लेकर वहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हाल ही में डीएम मनोज कुमार ने ये बताया कि 12 और अन्य चीजें हैं जिस पे आप वोट कर सकते हैं, चाहे आधार कार्ड हो, कोई भी वोटर आईडी हो, जैसे आपका कोई भी पहचान पत्र हो, उसको लेकर आप वोट कर सकते हैं। वहीं डीएम मनोज कुमार का ये कहना है जिस तरीके से प्रत्यारोप ये लगे थे उसी के आधार पर जांच करके कार्रवाई की जा रही है। वहीं भाजपा का भी आरोप था कि बाहर के कुछ लोगों को बुलाकर बदायूं में ये ठहराया गया है। वहीं पुलिस ने शिवपाल यादव के लिए जो राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के उनको नोटिस देकर बदायूं जिले से कल ही पुलिस ने उनको ये बाहर किया है और जितने भी बाहरी जो भी नेता आए थे उन सभी को ये बाहर करने का काम पुलिस प्रशासन ने किया। और वहीं शांतिपूर्वक चुनाव कराने को लेकर डीएम मनोज कुमार ने सभी वोटरों से अपील की। जी बिल्कुल। और देखिए नियाज़ी जिस तरीके से बदायूं पर बार बार प्रत्याशी बदले गए हैं, क्या इसका प्रभाव भी मतदाताओं पर पड़ा है, कार्यकर्ताओं पर पड़ा है? क्योंकि देखिए प्रचार प्रसार जिस तरीके से किया जाता है वो कहीं ना कहीं जनता के दिलो दिमाग में घर कर जाता है। तो ऐसे में क्या तस्वीरें जब दिखी लगातार प्रचार प्रसार के दौरान तो क्या शोर आपको सुनने को मिला है मुख्य तौर पर? जिस तरीके से देखा जाए समाजवादी पार्टी में लगातार 3 बार प्रत्याशी बदले गए। सबसे पहले धर्मेंद्र यादव का नाम आता है निकलकर, जिन्होंने बदायूं पे काफी ज्यादा कार्य किया और वहीं ये वो सांसद 2 बार बदायूं पे रहे। फिर उसके बाद में शिवपाल यादव को ये टिकट दिया जाता है, फिर शिवपाल यादव का भी टिकट काटकर आदित्य यादव को भी दिया जाता है। भाई समाजवादी के जितने भी कार्यकर्ता थे उन सभी में आक्रोश था, कोई भी शिवपाल यादव को बदायूं पे मंजूर नहीं कर रहा था और वहीं समाजवादी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। वहीं धर्मेंद्र यादव की गुहार ये लगातार ये लगती हुई नजर आ रही थी। वहीं जब धर्मेंद्र यादव आते हैं एक सभा को संबोधित करते हैं कि और चाचा को वोट करने की अपील करते हैं, फिर उसके बाद फौरन ही आदित्य यादव का टिकट कर दिया जाता है और शिवपाल यादव का टिकट काटकर फिर जनता में आक्रोश ये होता है। फिर भी जनता ये नहीं मानती है, लेकिन कैसे भी करके अखिलेश यादव ने और धर्मेंद्र यादव ने शिवपाल यादव ने बदायूं की जनता को मनाया और उनसे वोट की अपील की। वहीं कार्यकर्ताओं को मनाकर आज वो वोट समाजवादी पार्टी को ये करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात कर लूं कि भाजपा की तो भाजपा से जो दुर्विजय सिंह शाक्य जो बदायूं से प्रत्याशी हैं उनको लेकर सबसे ज्यादा ये वोट करने की अपील की गई। वहीं अमित शाह भी आए, 3 बार दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हुआ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बदायूं में रोड शो किया, कई बड़े नेता बदायूं पर आए और उन्होंने दुर्विजय सिंह शाक्य को जिताने को लेकर वोट की अपील की। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक भाजपा का वोट बैंक भी है इससे ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने नियाज़ी, क्योंकि देखिए लगातार स्टार प्रचारकों की बात करें तो वो बदायूं पहुंच रहे थे, उन्होंने प्रचार प्रसार भी लगातार किया है
और वहीं देखिए हमारे साथ विदिशा से भी हमारे संवाददाता गुड्डू। बौखलाए हुए श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो सभ्य समाज कभी स्वीकार नहीं करता। पराजय से बौखलाए हुए लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 सीटें पार कर रहा है। सर, वो राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि अगर एनडीए पावर में आती है तो संविधान को खतरा है, संविधान खत्म करने पर ये लोग संविधान खत्म करने की बात। संविधान को कोई खतरा नहीं है। संविधान को खतरा था जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तब। आज संविधान सुरक्षित हाथों में, खतरा कांग्रेस को है। रिजर्वेशन को लेकर के वो बात करते हैं सर, झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, जिसको कोई भी मानने नहीं वाला। मध्य प्रदेश में सर इस बार क्या देखें? 29 की 29 सीट बीजेपी जीतेगी। लेकिन कांग्रेस सर ये कहती है कि हम तो 12 सीटें जीत रहे हैं, कभी कहते हैं 10 सीटें जीत रहे हैं। वो तो पहले भी कहते थे कि हाँ सरकार बन। तो शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि संविधान सुरक्षित है, संविधान इमरजेंसी के वक्त खतरे में था। तो लगातार देखिए दिग्गज भी पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं और लगातार वो अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। धर्मेंद्र, आपका रुख करते हैं फिरोजाबाद में अब क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है? मतदाताओं की संख्या में कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा दिख रहा है? महिला, युवा, बुजुर्ग, कौन से मतदाता जो है सबसे ज्यादा जागरूक हैं इस सुबह के साथ ही? कहा जाए कि अभी लगभग 7:30 बज चुके हैं और 7:30 आधा घंटा स्टार्ट हो गए, प्रारंभ हुए मतदान को। जिस तरह से देखा जाए तो युवाओं में भी काफी यहाँ पे जोश है और इधर महिलाएं भी पीछे नहीं है। महिलाएं भी काफी आ रही है, तादाद में आ रही है, क्योंकि सुबह का वक्त होता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बहुत पॉश इलाका है। जो अच्छे लोग यहाँ कहा जाए कि पॉश क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं, जिस तरह से उनका निकलना होता है सुबह के टाइम, वो आते हैं टहलने के लिए, टहलना भी होता है, उधर मतदान करना भी होता है। जिस तरह से देख रहे हैं हमारे पीछे तमाम वीआईपी यहाँ पर जा रहे हैं, जिस तरह से मतदान करेंगे। मतदान में अपेक्षा उनका यही रहता है कि सुबह आराम में जितनी हो सकती है वो मतदान वो करके निकल जाए, क्योंकि इस समय मौसम ठीक बना हुआ है, 7:30 बजे हुए हैं। तो अधिकतर लगता है कि वोटिंग परसेंटेज अभी जो निकल के आएगी वो अच्छी ही निकल के आएगी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हमने तस्वीरें देखी फिरोजाबाद से, जहां पर हमने देखा कि जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। इसके साथ ही क्योंकि देखिए ये तीसरा फेज है, पहला फेज हुआ, दूसरा फेज हुआ, अब तीसरा जो फेज है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस फेज में कई बड़ी ऐसी सीटें हैं जो दांव पर लगी है। इसके साथ ही कई ऐसे वीआईपी हैं जो चुनावी मैदान में है, चाहे वो अमित शाह की बात हो, शिवराज सिंह चौहान की बात हो, और भी कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश से विदिशा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गुड्डू, उनके पास जरा जाना चाहूंगी। गुड्डू, क्योंकि देखिए शिवराज सिंह चौहान की बात अभी सामने आई, उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत रही है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? तो चलिए अब रुक करना चाहेंगे, आपको बता दें कि लगातार जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें अलग अलग मतदान स्थलों से आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हाथरस से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुक करना चाहेंगे। हाथरस से क्या कुछ तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं? जैसा कि मैं आपको बता दूं जी, आते जा रहे हैं, लगातार चल रही है, कतार चल रही है। और जैसा कि माने कि सुबह के 7:30 हुए हैं, आधे घंटे के अंदर अंदर कतार बढ़ती चल रही है। वही बात करें अगर जनता की, अधिकतर बढ़ती चल रही है। वही हाथरस को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस हिसाब देखा जाए तो यहाँ परसेंटेज अच्छी दिख रही है। जी आप तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार हाथरस से। देखिए उत्तर प्रदेश बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आज मुकाबला 93 सीटों पर है और ऐसे में 11 राज्य बेहद ही ज्यादा खास है। ऐसे में कुछ क्योंकि लगातार हमारे साथ संवाददाता तो बने हुए हैं, लेकिन इस बीच हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दे दे बड़ी सीटों के बारे में, क्योंकि ये मुकाबला बेहद ही खास है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। बात करें गुजरात की गांधीनगर सीट की तो वहां गृहमंत्री अमित शाह का मुकाबला है सीधा सोनल पटेल से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास 26 की 26 सीटें हैं। ऐसे में वहां पर एक बार फिर से क्लीन स्वीप की तैयारी जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है।
फिरोजाबाद की अगर बात कर ले तो लगातार हमारे संवाददाता भी जैसा जिक्र कर रहे हैं, अक्षय यादव समाजवादी पार्टी से मैदान में है, चौधरी बशीर बसपा से मैदान में है और फिरोजाबाद में विश्वदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। तो वहीं बारामती सीट की बात कर ले जो कि महाराष्ट्र में है, बेहद ही ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो वर्चस्व की लड़ाई अजीत पवार वर्सेस शरद पवार नजर आ रही है क्योंकि एक की बेटी मैदान में है और एक की पत्नी मैदान में है। ऐसे में यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प है। सुनेत्रा पवार मैदान में है एनसीपी की तरफ से और सुप्रिया पवार एनसीपी शरद चंद की तरफ से मैदान में है। विदिशा की अगर बात कर ले, मध्य प्रदेश की बेहद ही ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतरे हुए हैं और उन्हीं के सामने प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस पार्टी से मैदान में है। तो ये कुछ सीटें हैं जिन पर लगातार नजर है नेटवर्क 10 की भी और लगातार संवाददाता जुड़ रहे हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ आगरा से भी संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। आगरा से क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल आगरा की बात की जाए तो आगरा में सुबह 7 बजे से लगातार जो मतदान है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगातार जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार पुलिस अलर्ट है। लगातार मतदान केंद्रों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। अगर बात की जाए तो चाहे वो संवेदनशील बूथ हो चाहे अति संवेदनशील बूथ हो, सभी पर लगातार अतिरिक्त पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। आगरा में पुलिस फोर्स लगातार निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने का प्रयास लगातार जारी है। सुबह से ही जो आगरा के डीएम है और पुलिस कमिश्नर है वो लगातार मतदान को लेकर के अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें अपने पीछे की मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के एक देहात क्षेत्र के मतदान केंद्र पर इस समय मौजूद हूं। यहाँ पर लगातार सुबह से ही जो मतदाता है वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में कहीं ना कहीं जो बढ़ चढ़कर के भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगरा की बात की जाए तो आगरा में लगातार सुबह से ही जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। अगर बात की जाए तो लगातार जो लोग हैं वो घरों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की तो कहीं ना कहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट एक हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद राजकुमार चार को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं गठबंधन ने यहां से रामनाथ सिकरवार जो प्रत्याशी है उनको चुनावी मैदान में उतारा है। सीट की बात करते हैं तो इस सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की लगातार टक्कर देखने के लिए मिल रही है। तो ये तो लगातार जो आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से शाम तक इस सीट पर कितना रोमांचक मुकाबला हो पाता है। आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आगरा की लोकसभा सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सपा और बसपा ने भी अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा। तो लगातार दोनों ही सीटों पर सुबह 7 बजे से लगातार मतदान की जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है। लगातार जो पुलिस है वो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार मतदान केंद्रों पर कहीं ना कहीं निगरानी करती की रानी के नीति पर हार न मान चमक रही तो उठी तलवार। हिंदू जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो जागे थे मोदी जी प्यार, 370 पे पड़ गए भारी। तो देखिए ये मासूम चेहरे जो किस तरीके से उत्साहित हैं और लगातार इस लोकतंत्र के महापर्व में वो भी अपना किरदार जो है दीपिका देखिए निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत तस्वीर थी। छोटे बच्चों को भी आजकल इतनी ज्यादा जानकारी देखिए हो रही है और जरूरी भी है। ठीक है, लौटते हैं, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, आप जिक्र कर रहे थे आगरा का, देखिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बात करें अगर एसपी सिंह बघेल की तो वहां पर अच्छा खासा दबदबा उनका देखा जाता है। आपके पास लौटती हूं मैं नरेश, लेकिन उस बीच ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से वो जोश में हैं और क्योंकि सुबह होने के साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपील कर ली है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं कि गुजरात की 25 सीटों पर ये मुकाबला है। और देखिए दीपिका कितना ज्यादा दिलचस्प है, 2 बड़े दिग्गज एक साथ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा उन्नति आपने कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। इसके साथ ही जहां पर पीएम मोदी ने सुबह मतदान की भी अपील की, इसके साथ ही तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखा रही हैं जिसमें अमित शाह उनके साथ में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। क्योंकि देखिए ये तीसरे चरण का चुनाव है और तीसरे चरण का चुनाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 93 सीटों पर 1331 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा, जनता जिनकी किस्मत का फैसला करेगी। और यह तस्वीरें दिखा रहे हैं कितने उत्साहित यहाँ पर वोटर्स नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह भी नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये
तीसरे फेज की तस्वीरें हैं। 2 चरण हो चुके हैं और तीसरे फेज का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव में कई वीआईपी ऐसे हैं जिनकी जो साख है वो दांव पर लगी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सुबह ही एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए मतदाताओं से मत का प्रयोग करने की अपील की। इसके साथ ही पीएम ने रिकॉर्ड मतदान की भी अपील की। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाताओं को मत के प्रति जागरूक करते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए पहले और दूसरे फेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज डाउन देखा गया। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह एक्स पर पोस्ट शेयर की और मतदाताओं से अपील की है कि वो अपने मत का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल। और देखिए इस वक्त गांधीनगर से, क्योंकि मैदान में गृह मंत्री अमित शाह उतरे हुए हैं, तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम देने के लिए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और गुजरात में किस तरीके से शुरुआत हुई है और गुजरात मॉडल को इतना ज्यादा सुर्खियों में लाने वाले शख्स भी ये दोनों ही हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि देखिए गुजरात से काम किया और मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रधानमंत्री ने वहां पर सेवाएं दी हैं। ऐसे में उनका एक खास दबदबा वहां पर देखने को मिलता है। वहां की जनता जो है उनसे कनेक्ट कर पाती है। और आज के दिन भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर वहां के मतदाता जो हैं खुश हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का क्योंकि मुकाबला है तो उनको चेयर अप करने के लिए भी लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस बीच सुरक्षा के लिहाज से भी आप देखिए लगातार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। प्रधानमंत्री के काफिला लगातार उनके साथ चल रहा है और सुरक्षा का पूरा दस्ता उनके साथ है। और गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार अपने मत के प्रयोग के लिए, और क्योंकि वो इस बार कैंडिडेट भी हैं गांधीनगर सीट से, तो ज्यादा दिलचस्प है ये मुकाबला। जोश में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और लगातार जीत का दावा किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं वोटिंग करने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अहमदाबाद से ये लाइव तस्वीरें हैं। दिग्गजों की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोकसभा का ये चुनाव है, लेकिन गुजरात से ये तस्वीरें, अहमदाबाद से, जहां खास इसलिए भी क्योंकि आज मुकाबला है 25 की 25 सीटों पर। और देखिए सबसे पहला कमल भी गुजरात से ही खिला है, क्योंकि निर्विरोध जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सूरत सीट से। और ऐसे में यहां पर अब 25 सीटों पर मुकाबला बचा है, जिसके लिए आज मतदान हो रहा है। बिल्कुल उन्नति, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार गुजरात की सीटों की बात करें तो ये सारी सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है बीजेपी की दृष्टि से बात करें, क्योंकि बीजेपी का दबदबा गुजरात में देखने को मिला है। और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं, या फिर कह सकते हैं अमित शाह का एक सपोर्ट सिस्टम बन के वो वहां पर पहुंचे हैं। उनका काफिला भी लगातार यहाँ पर उनके पीछे पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आमजन की बात करें तो सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं आमजन भी पहुंचे हैं, काफी उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। ये अहमदाबाद से लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं, किस तरीके से लोग जो है एक झलक पाने के लिए बेताब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और यहां पर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल देखिए दीपिका, किस तरीके से प्रधानमंत्री अपने प्रशंसकों के साथ कनेक्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वो ऑटोग्राफ दे रहे हैं। एक सोचिए जरा कि प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर वो हैं, और उसके बाद बावजूद जब वहां की जनता उन्हें देखकर इतनी ज्यादा उत्साहित होती है तो वो भी शायद खुद को रोक नहीं पाते हैं। और देखिए आगे बढ़कर वो ऑटोग्राफ दे रहे हैं और किस तरीके से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और यही चीज प्रधानमंत्री की गुजरात वासियों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, और इसीलिए उनके दिलो दिमाग पर प्रधानमंत्री इस कदर छाए हैं कि लगातार 26 सीटों पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करती रही है, और इस बार भी मुकाबला खास समझा जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से एक आज क्योंकि वोटिंग का दिन है और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मत का प्रयोग करेंगे, और गांधीनगर सीट पर वो पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां से मैदान में हैं, और मुकाबला देखिए ये कहा जाता है कि एक तरफा हो जाता है, क्योंकि जब इतने दिग्गज चेहरे हैं, लेकिन फिलहाल आज मतदाता किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करते हुए किसे बादशाह बनाते हैं, किसे चुनते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल उन्नति, सही कहा आपने, क्योंकि ये तीसरा फेज है और तीसरे फेज में जो मुकाबला है वो वीआईपीज के बीच में है। कई वीआईपी जो है वो इस बार तीसरे फेज में है, जिनकी साख जो है वो दांव पर लगी है। और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ मौजूद हैं और वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वोटिंग की भी अपील की तीसरे चरण को लेकर। यहाँ पर वो अपने प्रशंसकों से भी मिलते हुए नजर आए। ये भीड़ आप देख सकते हैं, और इस भीड़ से अंदाजा भी लगा सकती हैं कि कितने प्रशंसक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, जो
जो उनसे मिलने के लिए, जो उनकी एक झलक पाने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो 25 सीटें हैं, 25 की 25 सीटें बीजेपी के लिए काफी अहम हो जाती है, क्योंकि अमित शाह गांधीनगर से यहां पर चुनावी मैदान में है और ऐसे में उनको सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट सिस्टम बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं। और ये अहमदाबाद से सीधी तस्वीर आपको दिखा रही हैं। आप देख सकते हैं रोड की दोनों तरफ यहां पर जो प्रशंसक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो मौजूद हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं देखिए लगातार मतदान स्थल से भी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा भी कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। कार्य करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन जन मोदी जी के साथ देश का परचम विश्व पटल पर लहराने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। कुछ चरण जो लगते हैं उसके अंदर मतदान कम हुआ है, तो ऐसे में अब हमारी कोशिश होगी आज मतदान बढ़ाने की, पर यह भी मैं आपको बता दूं कि भारत का प्रजातंत्र सुदृढ़ और मजबूत है। इन दोनों चरणों में भी जो सबसे कम मतदान हुआ है वो आज भी विश्व के सबसे विकसित देशों से सबसे ज्यादा मतदान से भी ज्यादा है। चाहे आप अमेरिका देखो, किसी और देश को देखो, लेकिन तो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे, गुना सीट से वो मैदान में उतरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और देखिए कड़ा मुकाबला इसलिए भी माना जा रहा है गुना सीट पर क्योंकि 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हालांकि इस बार किस तरीके से, क्योंकि प्रत्याशी बदले गए हैं, समीकरण बदले हैं, कैसा मुकाबला होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजकुमार हमारे संवाददाता, ठीक है, राजकुमार चौधरी के पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि खास है अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहुंचे हुए हैं वोटिंग करने के लिए और अपने मत का वो प्रयोग कर रहे हैं। और तस्वीरें सीधा पोलिंग बूथ से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और अहमदाबाद से ये खास तस्वीरें हैं। मुकाबला बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है, जहां गांधीनगर सीट हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरे हुए हैं और उन्हीं को देखिए कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं। और इस लोकतंत्र के बड़े महापर्व में जहां एक तरफ वो मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, तो खुद भी एक बड़ा उदाहरण पेश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। और हर एक मत जो है कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक वोट की भी कीमत अब ये प्रजातंत्र जानता है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हर कोई अपने मत का प्रयोग करे, जिससे आप अपनी पसंदीदा सरकार को चुन सकते हैं, उस सरकार को चुन सकते हैं जो कि आपके लिए काम करे, जो कि आपके लिए विकास करे और इस देश का और आपका भविष्य जो है बेहतर बनाए। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मत का प्रयोग किया है और अमित शाह भी उनके साथ में मौजूद रहे। और यहां पर एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है, अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान की अपील करते हुए भी वो नजर आए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे कि क्या कुछ तस्वीरें वो देख रहे हैं और तीसरे फेज को किस तरीके से देख रहे हैं। राजकुमार, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि देखिए पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण हो गया, अब आज तीसरा फेज है। कई वीआईपी चुनावी मैदान में है, किस तरीके से आप तीसरे फेज को देखते हैं? देखिए दीपिका, बहुत अहम और कहीं ना कहीं अपनी शुरुआत करेंगे हम जनता से अपील के साथ कि अधिक से अधिक मतदान करें। 2 चरणों में जिस तरीके से मतदान हुआ है उसको लेकर निश्चित तौर पर चिंताजनक चीज़ें निकली है। प्रधानमंत्री ने अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज की है। उसके अलावा चुनाव आयोग ने भी तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो किए हैं कि अधिक से अधिक मतदान हो। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आज के तीसरे चरण का जो मतदान है, उस मतदान को अगर हम देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से अगर लेके चले तो आज उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर मतदान होगा और इन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे है। और शुरुआत अगर करें तो क्योंकि मैनपुरी की सीट एक ऐसी सीट रही है जो मुलायम सिंह का गढ़ रही है। मुलायम सिंह यहाँ से पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और देश की सबसे बड़ी संसद में जाते रहे हैं। अब उनकी पुत्रवधू और अखिलेश यादव की पत्नी जो है वो वहाँ से जो वहाँ की जनता है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा बदायूं की सीट पर जाएं तो शिवपाल यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और
उसके साथ ही फिरोजाबाद जो चूड़ियों का शहर माना जाता है, उसमें भी बहुत रोचक मतदान होने की संभावना लगाई जा रही है। और वहाँ से रामगोपाल यादव जो प्रमुख महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उनका बेटा चुनाव मैदान में है। पिछली बार चुनाव को लूज कर गए थे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें हैं, इन 10 सीटों में सबसे शानदार जो चुनाव देखने के लिए मिलेगा वो संभल सीट पे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि संभल की सीट इतने बड़े प्रचंड बहुमत के साथ जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2019 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उस समय भी समाजवादी पार्टी ने शफीकुर रहमान बर्क के साथ ये सीट जीती। अब उनके पोते जकीरुर रहमान बर्क जो है वो इस सीट से उम्मीदवार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस तरीके से अपना जनादेश देती है। और ये जो तीसरा चरण है, इसमें दीपिका सबसे बड़ी बात ये है कि जो सबसे शानदार प्रदेश के तौर पर जो उद्योगपतियों की एक नगरी के तौर पे जाना जाता है प्रदेश, उसमें गुजरात की 25 सीटों पर मतदान होना है, उसमें से 1 सीट। लेकिन इसी के साथ ये तस्वीरें बेहद ही ज्यादा खास है। थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं अपने दर्शकों के लिए इसका भी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और वोट कास्ट करने के बाद वो किस तरीके से लगातार प्रचार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग करना है। और वो फिंगर वो दिखा रहे हैं जो कि ये दिखाता है कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। तो तस्वीरें खास है, जहां अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अपने मत का प्रयोग करने के लिए। उन्होंने वोट कास्ट कर लिया है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ, अपने काफिले के साथ अब आगे बढ़ते हुए उनकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट यहां पर दिया और इसके साथ ही वो सभी से अपील करते हुए भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में नजर आ रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने वोट का प्रयोग कर लिया है और जो आम मतदाता है वो भी अपने वोट का प्रयोग करे। और ये देखिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रशंसकों से मिल रहे हैं, यहाँ पर उनको ऑटोग्राफ देते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज एक अलग ही उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज तीसरे चरण का चुनाव है। इसके साथ ही क्योंकि देखिए गुजरात की सीटों की बात करें तो काफी अहम सीटें हो जाती हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अपना ऑटोग्राफ यहाँ पर दिया है अपने प्रशंसकों को, और इसके साथ ही उनके जो प्रशंसक है वो भी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। यहाँ पर उनका स्केच लेकर आए हैं उनके प्रशंसक। इसके साथ ही पीएम मोदी उनको ऑटोग्राफ देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण को लेकर वोटिंग करने को लेकर पहुंचे और यहां पर वो सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी को ऑटोग्राफ देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बच्ची को ऑटोग्राफ वो दे रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी प्रशंसकों से मिल रही हैं और सभी का अभिवादन जो है वो लगातार स्वीकार कर रही हैं। और तीसरे चरण की ये वोटिंग काफी अहम हो जाती है गुजरात की दृष्टि से भी। और कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात से एक अलग ही लगाव देखने को मिलता है हमेशा से। चाहे वो जब भी गुजरात के दौरे पर आए तब जनता जो है वो काफी उत्साहित होती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। वोट का प्रयोग उन्होंने कर लिया है। इसी के साथ ही वो सभी से मतदान की अपील करते हुए भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से एक प्यारी सी बच्ची के हाथ पर उन्होंने ऑटोग्राफ दिया है। और ये देखिए बाल प्रेम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय समय पर देखने को मिलता है। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। राजकुमार चौधरी जी, आप अपनी बात रख रहे थे और तीसरे चरण का चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बता रहे थे, लेकिन इसी के साथ अगर बात उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए इस बार समीकरण बदले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 5 नए चेहरों को भी जगह दी है और 4 को रिपीट भी किया है जो कि जीते हुए कैंडिडेट हैं। तो ये जो दांव बदला गया है, जो रिस्क लिया गया है, वो कितना ज्यादा एफिशिएंट साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए या किसके लिए? और मुकाबला बीएसपी भी कर रही है तो वो कितनी ज्यादा सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है? देखिए उन्नति, आपका जो ये सवाल है, इस सवाल का जो जवाब है वो तो 4 तारीख को मिल पाएगा, लेकिन एक बात जरूर तय है कि राजनीति संभावनाओं का खेल होता है जी। और कहीं ना कहीं पार्टी एक इंटरनल सर्वे कराती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो इतने सारे सोर्स हैं, वो हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। उनके पास पन्ना प्रमुख है, उनके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक बड़ा संगठन है जिसमें मॉनिटरिंग होती है कि कौन सांसद अपने क्षेत्र में। देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें, ये टिकट होने का जो दौर रहा है इसमें कई आपने देखा होगा कि कई बड़े नेताओं के टिकट बिल्कुल अंतिम चरण में हुए, क्योंकि सर्वे
4 बार कराया गया कि किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, कौन सांसद अपने क्षेत्र में कितनी उपलब्धता रही है, संसद भवन के अंदर उसकी कितनी प्रेजेंटेशन रही है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बहुत मायने रखते हैं। ये तथ्य सामने आते हैं, उसी के आधार पे जो नए और पुराने कैंडिडेट हैं उनके भाग्य का फैसला होता है। लेकिन ये बात जरूर तय है कि ये जो चुनाव है ये तीसरा जो हैट्रिक लगाने की तरफ जो अग्रसर भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। बहुत बड़े बड़े दावे भी हो रहे हैं। 7 चरणों में चुनाव है, गर्मी का मौसम है, 2 चरणों में मतदान कम हुआ है। तो तमाम तरह के जो प्रयास हैं उन प्रयासों के बीच में जिस तरीके से ये नए कैंडिडेट आए हैं, एक ऊर्जावान कैंडिडेट के तौर पर इन लोगों को निकाला गया है। लेकिन बहुत अहम होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो कैडर है वो कैडर भी इसके साथ साथ खड़ा हुआ है और पुराने जो रिपीट किए हैं कैंडिडेट उनको भी एक मारक क्षमता। हम अमरोहा की बात कर लें, अमरोहा बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है, हालांकि वहाँ मतदान हो चुका है, लेकिन क्योंकि पिछली बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे उनका केवल टिकट इस बात के ऊपर काटा गया कि उनकी वो दिल्ली के मूल निवासी थे और उनकी उपलब्धता उनके क्षेत्र में कम रही। वहाँ का जो संगठन था उस संगठन ने बिल्कुल बहुत सामाजिक काम उन्होंने वहाँ पे किए, लेकिन फिर भी पार्टी ने उनको दरकिनार किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उन्नति कि कार्यकर्ताओं के बीच में कैंडिडेट की कितनी पैठ है, वो कार्यकर्ता किस तरीके का आउटपुट दे रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। और 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें देखना दिलचस्प होगा। लेकिन धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वोट कास्ट करने के लिए गए हैं, आज उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी वोट डालने के लिए जाएंगी। तो आज पूरे देश की निगाह, तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो बड़े राजनीतिक दल हैं, वो भी इस बात को देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात आज बहुत अहम हो जाता है। गुजरात में एक सीट पे जिस तरीके से वॉक ओवर उन्हें मिल चुका है, सूरत की सीट है, सूरत की सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट वापस हो गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बाकी सारे कैंडिडेटों ने भी स्वेच्छा से अपना जो पर्चा है वो वापस ले लिया, तो वॉक ओवर मिल गया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर खड़ी होगी। ये जो इस बार का जो चरण है इसमें 95 सीटों पे चुनाव होना था, लेकिन 2 सीटें जिस तरीके से एक सूरत की सीट है और एक अनंतनाग की सीट पे जो मतदान है वो आज होना था, लेकिन वो 25 तारीख के लिए एक्सटेंड कर दिया क्योंकि वहाँ बर्फबारी का कारण बताया गया। और भाई इस गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदार के नाते यही एक जगह है जहाँ मैं रेगुलर मतदान करता हूँ और अमित भाई यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूँ, अभी गुजरात में हूँ, फिर मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो
इतने कम समय में मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज ગુજરાતમાં લોકતંત્રનો ઉત્સવ છે। આનંદની વાત એ છે કે પહેલા 2 ચરણમાં જે મતદાન થયું છે, હું ઇલેક્શન કમિશનને પણ અભિનંદન આપીશ, દેશના સુરક્ષા બલોને પણ અભિનંદન આપીશ અને ચૂંટણીની વ્યવસ્થામાં જોડાયેલા વહીવટી અધિકારીઓને પણ અભિનંદન આપીશ કે પહેલા 2 ચરણમાં ક્યાંક નહિવત હિંસાની ઘટના ધ્યાનમાં આવી છે। અધરવાઇઝ આપણને ખબર છે કે પહેલા ચૂંટણીમાં હિંસાનો દોર ચાલતો હતો। આ વખતે ઇલેક્શન કમિશનની અનેક વ્યવસ્થાઓ, હું ઇલેક્શન કમિશનનું એટલા માટે પણ અભિનંદન કરું છું કે એમણે પૂરું ઇલેક્શન કેમ્પેન વોટર ફ્રેન્ડલી મેનેજમેન્ટમાં એમણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે। ઇવન આજે પણ મેં એમની એક ઘડિયાળ જોઈ, જે ઘડિયાળ મતદારને લગાતાર એલર્ટ કરે છે કે તમારું મતદાન થયું, અને બધાના મોબાઈલ પર એ ઘડિયાળ અવેલેબલ છે। તો ઇલેક્શન કમિશને પણ ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો છે। અને હું તો મીડિયાના મિત્રોને પણ કહીશ કે हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है, और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सब का कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स है, 5000 से ज़्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं, और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है, सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद सभी का धन्यवाद कहा है। मतदाताओं को उन्होंने जागरूक करने का प्रयास किया है और उन्होंने कहा है कि आज के लोकतंत्र में मतदान कोई सामान्य दान नहीं है, ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप मतदान करें और हर एक व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करे। जो कि इस देश का नागरिक है उसके लिए ये बड़ी जिम्मेदारी भी है कि वो अपने मत का प्रयोग करे। और इसी के साथ गुजराती में भी उन्होंने बोला है और मतदाताओं को जागरूक किया है। और देखिए उन्होंने कहा कि समय उनके पास कम इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उनको जाना है, तो इतने ज्यादा टाइट स्केड्यूल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान का वक्त निकाला है और साथ ही साथ मतदाताओं को जागरूक भी वो करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल उन्नति, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस से बात करते हुए सभी को कहा है कि मत का प्रयोग जरूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ ही अहमदाबाद के रानी बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मत का प्रयोग किया है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी बात कही कि मतदान सामान्य दान नहीं है, इसका एक अलग महत्व लोकतंत्र में माना जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लगातार वो गुजरात आते रहे हैं अपने वोट का प्रयोग करने के लिए।
और वहीं आज उनके और भी कई कार्यक्रम हैं जहां पर वो चुनावी जनसभाओं को अलग अलग राज्यों में संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रशंसकों से मिलते हुए दिखाई दिए, अपने मत का प्रयोग उन्होंने किया। इसके साथ ही सभी से उन्होंने अपील की है, क्योंकि देखिए पहला चरण, दूसरा चरण हुआ, अब तीसरा चरण भी काफी अहम हो जाता है। और इसके साथ ही हमारे लगातार संवाददाता भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनका जरा रुख करना चाहेंगे। चलिए आगरा से हमारे साथ नरेश जुड़े हुए हैं। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब 8 बज चुके हैं, अब क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरीके से कितनी संख्या में अपने वोट का प्रयोग करने के लिए आम जनता पहुंच रही है वोटिंग स्थल पर? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मतदान को 1 घंटा हो चुका है, 8 बज चुके हैं। अब लगातार कहीं न कहीं जो महिलाएं हैं वो भी घर से लगातार निकलना शुरू हो चुकी हैं और मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं और लगातार कहीं न कहीं मतदान करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी सुबह सुबह महिलाएं अपने घरों से नहीं निकल पाती, उन्हें काफी घर के काम भी करने होते हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं जिस तरीके से अब जो समय निकलता जा रहा है, अब 1 घंटा हो चुका है, तो लगातार कहीं न कहीं जो महिलाएं हैं वो भी लगातार अपने घरों से निकल करके और आगरा में मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है और इस लोकतंत्र के महापर्व में लगातार बढ़ चढ़कर के भाग ले रही है। अभी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुन रहे थे, वो भी लगातार कहीं न कहीं उन्होंने अपना वोट किया है और उसके बाद जो मतदान का जो निशान है उसको दिखाते हुए लगातार सभी मतदाताओं को जागरूक करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि लोकतंत्र के इस महापर्व का जो यज्ञ है उसमें कहीं न कहीं सभी को आहुति देना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो आगरा में भी लगातार कहीं न कहीं जो मतदाता है वो लगातार अब घरों से निकलना शुरू हो चुकी है और लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं लगातार जो वोटिंग है वो करते हुए आगरा में जो मतदाता है वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं आगरा में मतदाताओं में एक अच्छा खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आगरा की दोनों ही सीटों की बात करते हैं तो आगरा की दोनों जो सीट है वहां पर कहीं न कहीं जो रोमांचक मुकाबला है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने दोनों ही अपने मौजूदा सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। उसके बाद कहीं न कहीं जो विपक्ष है वो लगातार कई दिनों से चुनाव प्रचार में आगरा की दोनों ही सीटों में लगातार जो अगर कहा जाए तो भाजपा का इससे गढ़ माना जाता है। भाजपा के किले में लगातार जो विपक्ष है वो कहीं न कहीं सेंध लगाने का प्रयास भी लगातार कर रहा था, लेकिन जो मतदाता है वो लगातार अपने अपने घरों से निकल करके और मतदान केंद्रों पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मतदाता जागरूक हैं और ये एक अच्छी तस्वीर है सुबह के साथ, क्योंकि पिछली बार का 2 बार का हम लोगों ने वोटिंग परसेंटेज देखा है। ठीक है, नियाजी खान हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, बदायूं से। नियाजी, देखिए क्योंकि शिवपाल यादव के बेटे मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन इसी के साथ वहां पर कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं, मुद्दों की क्या होड़ वहां पर मची हुई है? और क्योंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचते हैं, प्रचार करते हैं और कहते हैं कि देखिए अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही उनका पैर जो है टिक नहीं पाया, यानी कि सीधा सीधा कैंडिडेट पर हमला, समाजवादी पार्टी उनके निशाने पर रहती है, तो उसका क्या प्रभाव, क्या असर पड़ता हुआ इस सीट पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो पलटवार किया था और वही शिवपाल यादव के ऊपर। अगर मैं शिवपाल यादव की बात करूं तो शिवपाल यादव भी अभी फिलहाल बदायूं से ये बाहर है और वही आदित्य यादव समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है उसको लेकर वही योगी आदित्यनाथ ने जो वोट की अपील की थी वो कहीं ना कहीं बदायूं पे कारगर साबित होती हुई ये नजर आ रही है और वही भाजपा को बड़ी संख्या में इस बार वोट भी ये मिलेगा। वहीं अगर मैं क्षेत्रीय समाज की बात करूं तो क्षेत्रीय समाज जिस तरीके से भाजपा के कुछ ये नेताओं से जो नाराज चल रहा था, वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस दौरे से और राजनाथ सिंह जी की जो दौरा हुआ बदायूं पर, उसको लेकर उन्होंने ये मनाने का भी ये काम किया और इसको लेकर क्षेत्रीय समाज ये कहीं ना कहीं भाजपा से ये राजनीति होता हुआ ये नजर आ रहा है। भाई दुर्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में वोट करता हुआ भी ये नजर आ रहा है। अभी फिलहाल 8 बजे हैं, 8 बजे से ही वोटिंग के लिए काफी ज्यादा यहाँ मतदान स्थल पर काफी ज्यादा मतदाता आ रहे हैं और अपना ये वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए राजकुमार, बात करें उत्तर प्रदेश की, बात यहाँ पर हुई जो काफी अहम राज्य माना जाता है देश की राजनीति को देखते हुए। अब ऐसे में अगर दूसरे राज्यों की बात करें, बात कर्नाटक की करें, कर्नाटक की 14 सीटों की बात करें जहां पर 2019 में भाजपा ने सभी सीटों पर अपनी जीत दर्ज की, अब क्या कुछ कहा जा सकता है इस चुनाव को देखते हुए, 2024 के चुनाव को देखते हुए, क्या ये आंकड़े फिर से रिपीट हो पाएंगे? देखिए दीपिका, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना चुनावी अभियान चलाया है उससे तो एक बात तय है कि आत्मविश्वास से लवरेज है। देखिए अभी एक छोटी सी बात अगर हमें समझनी होगी तो प्रधानमंत्री के बयान से देखिए, प्रधानमंत्री गुजरात में जाते हैं, जाके वो अपना ब्रॉडकास्ट करते हैं, लेकिन वहाँ की जनता को और पूरे देश को एक मैसेज ये देने का प्रयास करते हैं कि गुजरात की ज़मीन से वो जुड़े हुए हैं,
अपनी ज़मीन से जुड़े रहिए। तो जो कैंडिडेट हैं पूरे देश में, अगर कर्नाटक की भी बात करें तो कर्नाटक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उसके बाद एग्रेशन, राजनीति में एग्रेसिव होना बहुत मायने रखता है कि कैंडिडेट कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। अपने जो वोटर है, अपना जो मतदाता है, उसको एक मैसेज ये देना होता है कि मैं आपके हितों की सुरक्षा मजबूती के साथ करूंगा। और प्रधानमंत्री का पूरा जो कैंपेन रहा है, जो कैंपेन उनका चल रहा है, अगर पीछे की बात कर लें तो 2 चरणों में जिस तरीके से कम मतदान हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी थोड़ी स्ट्रेटेजी जरूर चेंज की है। अब वो अगर झारखंड में मैं देख रहा था परसों, झारखंड में कैंडिडेट को बगल में खड़ा किया कि रामेश्वर दयाल हैं, ये आपके प्रतिनिधि हैं, ये बहुत शानदार व्यक्ति हैं और इन्हें जिता के भेजिए। तो ये जो स्ट्रेटेजी, जो राजनीति करने का तरीका है, जो पैटर्न चेंज करने का तरीका, क्योंकि हम अपनी जो व्यवस्थाएं होते हैं, हम अपना जो दौर है, जो अपनी जो यात्रा है, उस यात्रा में प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपने आप को विद्यार्थी बना लेना बहुत अहम होता है। प्रधानमंत्री ने गुजरात की ज़मीन से ये बताने का प्रयास किया कि वो अभी भी 3 राज्यों के दौरे पे जाएंगे, वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, अधिक से अधिक मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट होगा तो स्वाभाविक तौर पर। और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि दुनिया के 64 देशों में आज चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, 5000 से ज़्यादा अखबार जो है वो हिंदुस्तान के अंदर प्रकाशित होते हैं और तमाम इस समय तमाम जो अखबार हैं वो एक रंग में रंग गए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, उस वोटर को उन्होंने झकझोरने का प्रयास किया है, उसको ये बताने का प्रयास किया है कि बाहर निकलो, वोट करो। और कर्नाटक में जिस तरीके से 14 सीटों पे इन्होंने जीत हासिल की है, इसको स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो बढ़ाने का प्रयास करेगी, लेकिन फिर दीपिका बात वहीं आ जाती है कि जब तक 4 तारीख को परिणाम ना आ जाए तब तक सब कुछ अंधेरे में है, गुप्त मतदान है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया का अपना एक इस तरीके का व्यवस्था है और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस बार तमाम तरह की नई गाइडलाइन जारी की हैं और 2 दौर का जो चुनाव हुआ है उसके बाद तीसरे दौर में नई गाइडलाइन आई है कि लोग अगर मतदान के लिए आते हैं तो उनके खड़े होने की व्यवस्था हो और पानी की व्यवस्था। पहले केवल क्या था कि पोलिंग स्टेशन के अंदर ही व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अब बाहर भी अगर आदमी आए तो आकर वो ये महसूस करे कि वहाँ पर अगर वो जाएगा तो उसे जो प्राथमिक जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये बहुत माइनर चीज़ें हैं कि आप वोट डालने के लिए जाते हैं, मतदान केंद्र पर अगर लाइन लगी हुई है और आपको प्यास लगती है तो आपको आवश्यकता पानी की है, वो उसकी भी व्यवस्था, उसका भी ध्यान चुनाव आयोग ने रखा है। तो कहीं ना कहीं देखने की बात कि इसका असर कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज पर भी पड़ रहा था। तो देखिए देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं ORS की भी व्यवस्था की गई है ताकि लोग जो है डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, उनको हाइड्रेट करने की भी व्यवस्था की गई है। ये एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। ठीक है, हमारे साथ धर्मेंद्र भी, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। धर्मेंद्र, देखिए बड़ा मुकाबला विश्वदीप सिंह वर्सेस अक्षय यादव मैदान में है वहां पर, लेकिन इसी के साथ अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, मतदाताओं की संख्या कैसे बढ़ रही है, मतदाताओं के मन में आज आप क्या सुन रहे हैं सुबह से? ये बताना चाहूंगा मैं कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान, जिस तरह से हमने अभी देश के प्रधानमंत्री जी को सुना और जिस तरह से वो उन्होंने अपील की है देश के नागरिकों से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सार्थक भी साबित हो सकती है कि इस बार चुनाव परसेंटेज, मतदान परसेंटेज बढ़ सकता है। जी देखा जाए तो सुबह से ही यहाँ आवागमन चालू है, लगभग 1 घंटा हो चुका, तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं और ये लगता है कि रूटीन वे में इनकी दिनचर्या सेट रहती है कि सुबह घर से निकलते हैं 7 बजे से लेकर 8 बजे तक घूमना फिरना भी रहता है उनका, तो वो सही इस्तेमाल उसका जिन्होंने मतदान करके किया है, तमाम लोग यहाँ से आ रहे हैं। और रही बात उसकी प्रत्याशी की, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कड़ा मुकाबला है यहाँ पर, क्योंकि बसपा की भी नाक की बात है तो इधर भाजपा की भी नाक की बात है और सपा की भी नाक की बात है। तीनों कैंडिडेट यहाँ पर हैं, मगर कहीं ना कहीं सपा जो है, सॉरी बसपा जो है वो भाजपा को संजीवनी देने का काम कर रही है, क्योंकि जो प्रत्याशी खड़ा किया गया है वो सिर्फ मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा का ही फायदा करा सकता है। जी
बिल्कुल, यहाँ पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ने बताया कि किस तरीके से जो अब मतदान का प्रयोग करने के लिए जिस तरीके से 8:15 कुछ हो चुके हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आपके पास आना चाहूंगी, हाथरस से प्रतीक वासनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हाथरस से अब क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप, क्योंकि देखिए 8:15 हो चुके हैं, कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा वहां पर पहुंचा है मतदान के लिए? चलिए, हाथरस से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता से। आगरा आपको लेकर चलते हैं, नरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नरेश, आपका क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए 8:15 हो चुकी हैं, किस तरीके की तस्वीरें हैं, कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा पहुंचा है मतदान के लिए अब तक? देखिए, बिल्कुल अगर आगरा की बात की जाए तो मैं इस समय फतेहपुर की लोकसभा सीट पर मौजूद हूँ। अगर यहाँ की हम बात करते हैं तो यहाँ लगातार फतेहपुर सीट की लोकसभा सीट पर क्षत्रिय और ब्राह्मण दो यहाँ पर मतदाता भारी संख्या में है और लगातार वो मतदाता जो सुबह से मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ये मतदान केंद्र मेरे पीछे है, यहाँ पर लगातार जो मतदाता है वो उनका यहाँ पर आवागमन लगातार यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार जो मतदाता है वो सुबह ठंडे मौसम में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं वोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगरा में लगातार जो तकरीबन अगर बात की जाए तो अभी मेरी घड़ी में 8:12 का समय हो रहा है। कहीं ना कहीं जब जैसे जो दिन निकलता जा रहा है तो कहीं ना कहीं मतदाता भी लगातार अपने घरों से निकल करके और मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लगातार वोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट में इस समय पर काफी रोमांचक मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर क्षत्रिय और ब्राह्मण जो अहम जो वोटर है वो लगातार अपने घरों से निकल रहा है और इस लोकतंत्र के बिल्कुल, देखिए जातीय समीकरण भी कहीं ना कहीं वहां पर इफेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। नरेश, आप बड़ी तस्वीर बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि लगातार बड़ी कवरेज नेटवर्क 10 पर चुनाव से जुड़ी हुई जारी है। फिलहाल यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।